एपी लाइव सभा में सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा ये न्याय प्रचार कार्यक्रम निरंतर जारी है। आप सभी जानते हैं कि न्याय धर्म सभा यद्यपि एक राजनैतिक दल के रूप में सामने प्रस्तुत है समाज की, लेकिन इसका उद्देश्य दुनिया पर राज करना या देश पर राज करना नहीं है। इसीलिए इस पार्टी का नाम न्याय धर्म सभा रखा गया है। न्याय स्थापना के अतिरिक्त इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। न्याय कहलाता है कि जब समाज में सार्वजनिक तल पर सभी नागरिक समाधिकारी हैं, मौलिक रूप से आत्मिक रूप से सभी मनुष्य एक ही आत्मा से युक्त हैं, समान रूप से। आत्मिक समता पूर्णतः दार्शनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित है कि इस ब्रह्मांड में पूरा एक ही ब्राह्मी ऊर्जा का सघन रूप ही सारा पदार्थ है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ ही है कि जब सारा जगत एक ही ब्रह्म का मौलिक अस्तित्व है, इसीलिए ब्रह्मांड नाम वाला है। तो इस ब्रह्मांड में मौलिक समता प्रमाणित है। प्राकृतिक विकास यात्रा एक अवश्य है। तो मौलिक रूप से सभी समान हैं और प्राकृतिक औचित्यता के अनुसार व्यवहार किया जाना है। तो मौलिक समता, आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता, इन दोनों के सामंजस्य से कोई भी मानवीय व्यवहार अपनाया जा सकता है। इस व्यवहार को ही सदव्यवहार कहा जा सकता है और बाकी सब दुर्व्यवहार है। आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता। औचित्यता का निर्धारण समता के साथ आवश्यक है। औचित्यता किन बातों से निर्धारित होती है, इसे भी समझ लें। औचित्यता के निर्णय के लिए चार बातें महत्वपूर्ण होती हैं। चार बातों से यह तय होता है कि कोई चीज उचित है या अनुचित है। वो चार बातें कौन सी हैं? पहला है देश, दूसरा है काल, तीसरा है परिस्थिति, चौथा है परिणति। ये चार आधार हैं। देश, काल, परिस्थिति और परिणति, इन चार आधारों पर ही सभी प्रकार की औचित्यताएं तय हो सकती हैं। यहां देश का अभिप्राय क्षेत्र से, किस स्थान की बात है, तो स्थान विशेष, स्पेस, किस जगह का यह मामला है। दूसरी बात है काल का अभिप्राय समय से, जिसे टाइम कहते हैं। समय अनेक प्रकार से गणनीय होता है, जैसे गर्मी का समय, ठंड का समय, सामान्य समय या वर्षा का समय,
सर्दी गर्मी बरसात, काल में परिवर्तन। तो मौसम, समय, काल, टाइम, ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है औचित्यता के निर्णय का। जैसे कि आप धूप या बरसात में छाता लेके जाना उचित मानते हैं, लेकिन शीत में छाता लेके जो थोड़ी बहुत धूप मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब धूप और वर्षा में तो छाते का औचित्य दिखाई देता है। इसी प्रकार से ठंड के दिनों में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, उचित यह है कि आप गर्म कपड़ा पहन के निकलें, है ना, पहन के रखें। और लेकिन गर्मी में कोई गर्म कपड़ा पहन के निकले तो ये उसके लिए उचित नहीं होगा, वो तकलीफ में पड़ेगा। तो ये जो काल तत्व है, समय तत्व है, उसे मौसम भी कहते हैं, उसे युग भी कहते हैं, फैशन भी कहते हैं। देखिए काल तत्व कैसे प्रभावित करता है आपके निर्णय लेने के मुद्दे को। जैसे कि देश तत्व प्रभावित करता है, वैसे काल तत्व प्रभावित। देश का मतलब किसी कंट्री, राष्ट्र से नहीं। देश का मतलब किसी भी क्षेत्र को यहां देश कहा गया है। देश माने स्थान, चारों दिशाओं से युक्त जो स्पेस है उसे देश कहते हैं। तो देश विशेष, कोई एक क्षेत्र विशेष, कोई एक जगह विशेष, स्थान विशेष। तो देश के आधार पर, जैसे कि जहां कांटे बिछे हैं वहां पर नंगे पांव चलना उचित नहीं है। एक ऐसी जगह हो जहां पे कटीली झाड़ियां उगी हुई, वहां पर नंगे पांव चलना उचित नहीं है। लेकिन जहां समतल हो, मखमली घास हो, वहां पर नंगे पांव अगर चलना चाहें तो यह उचित हो सकता है। उचित अनुचित के निर्णय के विषय में आपको बताया जा रहा है कि किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए, किन तत्वों पर विचार करना चाहिए औचित्यता के निर्णय करते समय। तो ये देश, काल और तीसरा है परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति जैसे कि आपको बुखार है, बुखार की अवस्था में कहते हैं भाई धूप में मत बैठना। परिस्थिति क्या है कि आपको फीवर है, फिर आप धूप में बैठ गए तो फीवर और बढ़ जाएगा। सर्दी हो रखी है तो सर्दी की परिस्थिति में आप आइसक्रीम न खाएं, ठीक है। परिस्थिति कैसी है? जैसे आपके पास पैसे नहीं है, आप ज्यादा देसी घी मत खरीदो। नहीं बोले देसी घी के बिना तो भाई नहीं रह सकते, वो तो खरीदना पड़ेगा, चाहे वो 500 रुपए किलो मिले, चाहे 1000 रुपए किलो मिले। और पैसे एक नहीं है तो पैसे, अभी परिस्थिति आपकी कह रही है कि इस समय मत खरीदो, नहीं तो आप कर्ज में डूब जाओगे। तो उचित यह है कि इस समय बिना देसी घी के ऐसे ही दाल रोटी खा लो। परिस्थिति बदलती है, आपके निर्णय को प्रभावित करती है। समझ रहे हैं इस बात को? करनी भी चाहिए। और जिसको परिस्थिति का ध्यान दिए बिना, जो भी व्यक्ति जिसको परिस्थिति का ध्यान नहीं है, या जिस व्यक्ति ने परिस्थिति पे ध्यान नहीं दिया तो उसके निर्णय गलत होते चले जाएंगे, फिर वो परेशानी में फंसेगा, फिर उसे तकलीफ उठानी पड़ेगी, ठीक ना। अब देखिए, देश, काल, परिस्थिति। चौथा तत्व है परिणति।
कोई भी काम करने जा रहे हो उसका प्रतिफल क्या होने वाला है थोड़ा सोच लो। गरम तवे पे बैठने जा रहे हो, इसका क्या फल होने वाला पहले विचार कर लो, फिर बैठना, निर्णय पहले सही ढंग से ले लो। कांटे पे पैर रखने जा रहे हो, इसका क्या परिणाम होने वाला है इसे देख लो। ठीक, परिणामों किसी चीज के परिणामों के आधार पर या पीछे क्या परिणाम हुआ है, क्या परिणति हुई, किन्हीं ने ऐसा काम किया, उसका क्या फल हुआ, इसे देख लो और इस आधार पर उचित अनुचित का निर्णय कर लो। कोर्ट में भी इसीलिए केस स्टडी देखी जाती है, पीछे क्या फैसले हुए, ठीक है, उन आधार पर आगे निर्णय करने का प्रयास करता है जज। निर्णय लेने में, कोई भी सही गलत नियम बनाने में, कोई भी उचित अनुचित नियम बनाने में, कोई भी उचित अनुचित निर्णय लेने में, कोई भी उचित अनुचित या नीति निर्धारण में, तो नियम नीति निर्णय का निर्धारण करने के लिए आपको इन औचित्यता का ध्यान रखना पड़ता है। इन चार आधारों को ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन से? देश, काल, परिस्थिति, परिणति, चार चीजें हुई। इन चारों को ख्याल में रखते हुए आप कोई भी नियम नीति निर्णय अपने आचार व्यवहार संबंधी बना सकते हैं, वो सही होगा। ये न्याय के हमने आपको बिंदु बताए। चार ही बातों का ख्याल रखना, बाकी लोग कोई गुणाक्षर न्याय, कोई आपको दुनिया भर की बातें जो बता रहे हैं, बहुत सारा चिंता में मत पड़ो। इन चार बातों का ख्याल रखो, सारे फैसले आपके सही होंगे और ये सैद्धांतिक हैं, बाकी आपके काल्पनिक हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते। मनोवैज्ञानिक आधार पर जो प्रवचन होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर जो सलाह मशवरा दिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर जो आपको शिक्षाएं दी जाती हैं, वो सब आपको धोखा देने के लिए तो हो सकता है, लेकिन यथार्थ की ओर ले जाने के लिए नहीं, वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी नियम नीति निर्णय को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए आपको इन चार बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे आप औचित्य का पल्ला थाम लेंगे और समता के साथ इसे जोड़ देंगे। और ये ध्यान रखें कि केवल उचित निर्णय नहीं लेना है, उसमें समता भी परिलक्षित होनी चाहिए। कोई भी नियम बनाते हो तो देखो कि समता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो समता की आड़ में औचित्यता का उल्लंघन अथवा औचित्यता की आड़ में समता का उल्लंघन, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों के सामंजस्य पर या औचित्य का निर्णय करो और उधर आत्मिक समता का। जैसे कि एक ही क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, सभी को परीक्षा में बैठने का अधिकार, क्लास में बैठने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है ना, परीक्षा भी देने का अधिकार है। सब लोग समान रूप से परीक्षा में बैठे हैं, समान रूप से क्लास अटेंड कर रहे हैं, परीक्षा में बैठे। अब नंबर देते समय आप कौन सी नीति अपनाएंगे? क्या सबको समान नंबर दे देंगे? नहीं, समता के साथ साथ औचित्यता का निर्णय करेंगे। उसमें देखेंगे कि देश तत्व काम करेगा इसमें, काल तत्व काम करेगा इसमें, परिस्थिति तत्व काम करेगा इसमें, या परिणति तत्व काम करेगा इसमें। थोड़ा सोच के बताइए इसमें कौन सा औचित्य काम करेगा। किस आधार पे ये नंबर दोगे? सबको समान नंबर दे दोगे कि औचित्य का साथ लोगे? इसमें औचित्य का साथ लोगे तो इन चार में से कौन सी बात को ध्यान दोगे? किस बात के आधार पर निर्णय लोगे?
जिसने जितना लिखा है उतने नंबर आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि क्लास के बाहर जो बैठा है उसको कम नंबर, या इधर इस सीट वाले को कम नंबर, उस सीट वाले को ज्यादा नंबर, ये देश के आधार पर इसमें निर्णय नहीं होगा। समझ गए? फिर एक ने पहले घंटे में किया है इसलिए उसको ज्यादा नंबर, दूसरे ने दूसरे घंटे में जमा किया है इसलिए उसको, ऐसा नहीं। ये भी नहीं है, टाइम भी इसमें काम नहीं कर रहा है। फिर किस औचित्य का होगा? हाँ, परिस्थिति क्या है कि वहां पर किसने कितना लिखा है। नंबर देते समय आपको सरकमस्टांसेस क्या है वहां पे, परिस्थिति क्या है नंबर देने की? परिस्थिति यह है कि इसने कम लिखा है, इसने ज्यादा लिखा है, ज्यादा सही। जिसका उत्तर जितनी मात्रा में सही है उतनी मात्रा में आप उसको दे दीजिए। ठीक है? तो इसमें परिस्थिति और कुछ परिणति पर आप विचार कर सकते हैं। ठीक है? और इस आधार पर आप उसको मार्किंग दे सकते हैं। इसमें काल तत्व इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, देश तत्व प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक? कि इस स्कूल वाले को ज्यादा नंबर दोगे कि उस स्कूल वाले, ये क्षेत्रगत बात हो गई है ना। और कोई आप ये कह सकते हो कि एक जो है वो कम उम्र का है इसलिए उसको ज्यादा नंबर मिलना चाहिए, या ज्यादा उम्र का है इसलिए ज्यादा नहीं, इसमें काल तत्व तो ही प्रभावित नहीं करेगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि परिस्थितियां और परिणतियां यहां पर ये हैं। परिस्थितियां यहां ये हैं कि इन्होंने कम ज्यादा लिखा हुआ है। हाँ, परिणति ये है कि एक का उत्तर अधिक सही है, दूसरे का उत्तर कम सही है। प्रतिफलन ये हुआ है। हाँ? तो यहां पर परिस्थिति और परिणति जैसी चीजों पर आप विचार कर सकते हो, और वो दो तत्व तो पहले नगण्य से हो गए हैं। इसलिए हर चीज में आपको यही मिलेंगे। कोई भी निर्णय लेते समय इन्हीं चारों में से कोई ना कोई प्रभाव, एक या दो प्रभावित उसको कर रहे होंगे। तो वो चीज आपको देखना होता है, और ये आपका विवेक देखेगा। इसलिए हर आदमी नहीं देख पाता। तो नियम बनाने का काम, इसीलिए कहा जाता है कि जो विवेकशील लोग हैं वही बनाए। सामान्य आदमी को ही आपने मंत्री बना दिया, वो मंत्रणा नीति निर्धारित कर रहा है, सलाहें दे रहा है। हर आदमी सलाह देता है, बोलता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे विचार अभिव्यक्ति, तुम्हारे पास विचार है भी, चले जा रहे हो मुंह फैलाए विचार अभिव्यक्त करने, नहीं बोले विचार अभिव्यक्ति की गाली को कराए एक दूसरे को। विचार गाली देना कोई विचार है? ये तो अपमान करना अपराध है, नहीं। तो आजकल सोशल मीडिया और इन सब जगहों पे और टेलीविजनों पे एक दूसरे की ऐसी तैसी खूब कर रहे हैं, और कहते हैं कि संविधान ने आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको ये नहीं दी गई है कि आप कुछ भी बको। औचित्यपूर्ण बात होनी चाहिए। अगर वो अपराध है तो अपराध कैसे करोगे? गाली देना अपराध है तो आप गाली अभिव्यक्त करने लग जाओगे। हाँ? हर नेता को दूसरा नेता गरिया रहा है खुलेआम, चोर चोर बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, साबित भी नहीं कर पा रहा है तो भी बोल रहा है, भ्रष्ट बोल रहा है। कह रहा है सरकार सभी मोर्चों पर विफल, साबित करने की स्थिति नहीं है, सभी मोर्चों पर विफल है। और फिर भी उसको दूसरा भी कानून में उसे अरेस्ट नहीं करवा रहे। जो बात कहते हो वो बात प्रामाणिक होनी चाहिए, और प्रमाणित नहीं कर सकते हो और बोलते हो तो ये मिथ्या आरोप लगाना, दूसरे को जलील करना कहलाता है। ये अपमान रूपी अपराध है, और ये इसीलिए कई नेता लोग गुस्से में मानहानि का दावा भी ठोक देते हैं। अब अगर ठीक से कोई कोर्ट कचहरी हो तो ये सब मानहानि ही कर रहे हैं, एक दूसरे की मिथ्यारोप ही लगाते हैं। आपने देखा पीछे इस तरह की घटनाएं तमाम, केजरीवाल ने सबको चोर 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 बताया, अब मात्र जनता की सहानुभूति लूटने के लिए कि ये ईमानदार है, दूसरे को चोर बता। आजकल दूसरे को चोर बताने से लोग सोचते हैं यही ईमानदारी का लक्षण है, लेकिन नहीं। ईमानदारी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा माने जो सही बात है उस पर अमल करना। दूसरे पर आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सही बातें जो हैं उसको इंप्लीमेंट करो। भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम नहीं,
शिष्टाचार संवर्धन कार्यक्रम, शिष्टाचार संस्थापन कार्यक्रम चलाओ, सही बात को इंप्लीमेंट करो, अन्याय का विरोध नहीं, न्याय की प्रतिष्ठा करो, अंधकार हटाओ आंदोलन नहीं, प्रकाश जलाओ आंदोलन, प्रकाश बढ़ाओ, अंधकार स्वतः विदा हो जाएगा। अंधकार से जो तुमको लड़ाता है, अन्याय से जो तुमको लड़ाता है, उसे ही धूर्त कहते हैं। क्यों? अंधकार लड़ने की कोई चीज ही नहीं, गलत आदमी से भी लड़ने की जरूरत नहीं, आप सही बात करो। गलत कोई जब तुम पर हमला करता है तो तुम आत्मरक्षण कर सकते हो, आक्रमण नहीं, आक्रमण नहीं। आक्रमण करना अपराध है, आत्मरक्षण करना न्याय है। दूसरा कोई हमला करता है तो आत्मरक्षा कीजिए अपनी, लेकिन आक्रमण कहां करने जा रहे हो? आक्रमण बताता है कि तुम अपराधी हो। सीधा सिद्धांत ये कि आप दूसरों के हितों को स्वीकार करें, यहां से न्यायशीलता शुरू होती है। दूसरों के समुचित हितों को प्रतिष्ठित करें, यहां से न्यायशीलता शुरू होती है। तो आज का प्रश्न उठाया गया था कि एनडीएस की न्याय नीति और आजकल वर्तमान में जो चल रही है बाहर दुनिया में राजनीति, इसमें क्या अंतर है? एनडीएस की न्याय नीति और बाहर चल रही राजनीति, दूसरी पार्टियों की राजनीति, एनडीएस की न्याय नीति और दूसरी पार्टियों की राजनीति। और राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो राजनीति ही कर रहे हैं। इसलिए दुनिया की जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी न्याय से सहमत ही नहीं। न्याय से कोई सहमत हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी, और हम लोग उनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। देखो, मजे की बात यह है कि हम लोग केवल न्याय की प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं। उनके विरोध में कोई धरना, प्रदर्शन, उनके खिलाफत, उनके विरुद्ध मोर्चा खोलना, या उनको जलील करना, ये सब कार्यक्रम एनडीएस नहीं कर रही। और वो लोग आपस में एक दूसरे का यही हाल कर रहे हैं, वो एक दूसरे का सख्त विरोध कर रहे हैं और उसे कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तो अरे विरोध क्यों करोगे? लोकतंत्र का मतलब विरोध नहीं होता। लोकतंत्र माने होता है सार्वजनिक तंत्र, जनता का शासन। तो जनता शासन करे कि विरोध करोगे? दो पार्टी बना लिए, परस्पर विरोध कर रहे हो, और विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सत्ता हथिया लेना चाहते हो दूसरे को धकेल के। तो लोकतंत्र कैसे होगा? क्या जिसको धकेल के तुम सत्ता हथियाना चाहते हो वो लोक की परिभाषा में नहीं आता? जिस पार्टी को तुम खदेड़ के अपनी प्रभुसत्ता बनाना चाहते हो, क्या वो लोक की परिभाषा में नहीं आता? इसलिए न्याय धर्म सभा आ रही है तो ये कह रही है कि आते ही ये जनता के शासन को इंप्लीमेंट कर देंगे, शासन में सार्वजनिक भागीदारी को प्रतिष्ठित कर देंगे, महालोकतंत्र लागू करेंगे। तो वर्तमान जो राजनीति अभी चल रही वो तो राजनीति है, और न्याय नीति जो है सुराजनीति हो सकती है। न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, एक ये प्राचीन भारतीय दर्शन है जो कहता है कि जो राजकीय व्यवस्था न्याय मूलक होती है, न्याय के मौलिक आधार पर खड़ी होती है, उसे सुराज्य कहते हैं। तो वो कुराज्य से सुराज्य की ओर ले जाने की जो क्रिया है वो एनडीएस की न्याय नीति है। कुराज्य से सुराज्य की ओर, कुराजनीति से सुराजनीति की ओर ये ले जाएगी। न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, न्याय मूलक जो राजनीति होगी वो सुराजनीति हो जाएगी। सीधी सी बात हुई। तो वर्तमान कुराजनीति को सुराजनीति के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में फैले हुए अंधकार को प्रकाश के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। प्रकाश ही चिकित्सा है अंधकार की, न्याय ही चिकित्सा है अन्याय की।
समाधिकार ही चिकित्सा है अनधिकार की। कुछ लोगों ने विषम अधिकार, कुछ के सारे अधिकार छीन लिए हैं, उनके कोई अधिकार ही नहीं बचे, वो अनधिकारी हो गए, उनको सिर्फ कर्मचारी कहा जाता है, और ऊपर के लोग अपने को अधिकारी कहते हैं। सुना है ना आपने कि ऊपर के लोग अधिकारी कहलाते हैं और नीचे के लोग कर्मचारी कहलाते हैं। मतलब ऊपर वाला सिर्फ अधिकार रखता है और नीचे वाले से कर्म कराता है। ऊपर वाला कर्म नहीं करेगा, ये बात सिद्ध हो गया। कर्महीन फल अन्याय है। कर्म किए बिना जो आप फल प्राप्त करते हो वो सब अन्याय है। इसलिए कर्म जरूरी है। कर्म किए बिना जो फल प्राप्त किया जाता है वो अन्याय मूलक है। अब विचार करके देखो कि मामला कितना गंभीर है। यदि हम न्याय नीति को लेके आते हैं तो कुराजनीति स्वतः विदा हो जाएगी, ये सिद्ध हो। वर्तमान में जो फैली हुई कुराजनीति है उसे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके विरुद्ध कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं तो लोग आपके जब कार्यक्रम को जानेंगे, अरे तो जनाओ, प्रचार करो ना। और अगर 5 साल में प्रचार कर दोगे तो 5 साल में इस देश में और दुनिया में सुख लौट आएगा, समृद्धि लौट आएगी, गरीबी विदा हो जाएगी, भूखमरी विदा हो जाएगी। क्यों? जब जनता का ही शासन है तो जनता बोला कैसे? कोई राजा गरीब होता है क्या? राव और अंक तो समझ रहे हैं, परस्पर अलग बातें। तो जब जनता का ही राज होगा तो जनता गरीब होगी क्या? और जनता अगर गरीब है तो क्या जनता का राज प्रमाणित हो पा रहा है क्या? संभव है ऐसा? अगर जनता गरीब है और 95% जनता गरीब है, 80% तो महागरीब है, तो क्या इसी जनता का राज है? अगर जनता का राज होता तो आप वहां तीनों बिल के लिए इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका राज है तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? 3 महीने से आप विरोध कर रहे हैं तीनों बिलों का। कृषि विधेयक जो आए हैं 3 सरकार के द्वारा, आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई सरकार तो आप ही की है, या तो बताइए कि आपकी सरकार नहीं है, और नहीं है तो फिर लोकतंत्र से क्यों कहते हो? अगर लोकतंत्र होता तो जिस सरकार को वोट देके तुमने चुना है, तुमको उसी का विरोध क्यों करना पड़ रहा है? तुम्हारा ही भेजा हुआ है और तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो, और तुम उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, और मजे की बात तुम अपने को राजा भी समझ रहे हो। ये राज्य तुम्हारा है। अब राजतंत्र नहीं है, बोले प्रजातंत्र है। अब प्रजा मारी मारी फिर रही इस तंत्र में, प्रजा की कहीं सुनवाई नहीं, प्रजा भूखों मर रही, प्रजा गरीब है, प्रजा बेरोजगार है, प्रजा अनपढ़ है। 70% आदमी को तो शिक्षा ही नहीं दी गई पिछले आजादी के बाद से अब तक। पहले तो क्लियर कट गुलाम थे, अब जो है तथाकथित गुलाम। अब ओरिजिनल गुलाम नहीं है, अब आप तथाकथित गुलाम, बनावटी गुलाम। आजादी से पहले तो गुलामी ही थी, तो गुलाम थे, माने शुद्ध गुलाम थे। और अब जो है बड़े अजीब, मालिक बना दिए गए हो और गुलाम ही रखे गए हो। तो किसने मालिक बना दिया और तुम कैसे गुलाम हो? जरा सोच लो। तो ये सारी पार्टियां क्या हैं और सारे राजनेता क्या हैं, इन बातों को ठीक से गौर फरमाओ, विचार करो। जब तुम्हारा शासन में दखल ही नहीं है तो
शासन में तुम्हारी कोई गति ही नहीं है। तुम नियम नीति निर्णय कोई पारित खारिज करने के सामर्थ्य ही नहीं रखते हो। तुमको बताया गया है कि तुम राजा हो, बता दिए कि तुम जो है राजकोष के मालिक हो, लेकिन एक भी रुपया उसमें से हाथ लगाओ तो हाथ तोड़ दिया जाता है। तो मालिक कौन है भाई? कौन मालिक है? मालिक इसी तरह होता है कि अपने घर के आप मालिक हैं और घर के एक गिलास में भी हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दिए गए, तो मालिक कौन होगा? ये सब सोच लो। बहुत बुरी तरह फंसे हो, अपने ही बुने मकड़ जाल में आप सब फंस गए। लोकतंत्र के नाम से आप राजतंत्र ही लिए बैठे हो, उसका नामकरण आपने कर दिया है। वो उसी तरह से आपने नामकरण किया हुआ है जैसे कि इस स्टील के बर्तन को आप गिलास कहते हो, इसी तरह से आप राजतंत्र को लोकतंत्र समझ रहे हो। इसको आप क्या समझते हो? ग्लास। लेकिन क्या ये ग्लास है? इसमें क्या ग्लास के लक्षण हैं? और अगर इसमें ग्लास के लक्षण नहीं है, ये तो स्टील के लक्षण है। ग्लास माने तो कांच होता है, तो ये ग्लास कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि पानी के ग्लास को आप बड़े अच्छे से स्वीकार किए हुए हो, जबकि वो ग्लास नहीं है। स्टील होते हुए भी आप उसको ग्लास बोलते, चलते, जीते और चले जा रहे हैं। इसी तरह से राजतंत्र होते हुए भी आप उसको लोकतंत्र बोलते, चलते चले जा रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा है शासन जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। शासन ही लोकतंत्र है। ये तीन परिभाषाएं वर्ल्ड वाइड मान्य है। ये कभी अब्राहम लिंकन जी ने ये परिभाषा दी थी, तब से पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेड है और चल रही है। लेकिन ये परिभाषा का कोई लक्षण लोकतंत्र में, वर्तमान में दुनिया में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें ये तीनों लक्षण नहीं है। न ये जनता का है, न जनता के द्वारा है, न जनता के लिए है। ये चंद आदमियों के द्वारा, चंद आदमियों के लिए, चंद आदमियों का शासन है। 5% आदमी, अब ऐसा समझो कि 5% लोगों का, 5% लोगों के द्वारा, 5% लोगों के लिए शासन चल रहा है। बाकी 95% का इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है। बोले वोट दिया तो था ना, ना क्या वोट, किसको वोट? वोट दिए हो, शासन में अगर तुम्हारे वोट से कुछ होता है, हा? तुम जिसको वोट दे के भेजते हो तुम उसको बुला के दिखाओ, उसे हटा के दिखाओ। तो नेता चुनना, नेता हटाना, ये होता है, तब आपका मत मान्य है। बोले आप हमको खेत में नियुक्त कर सकते हैं लेकिन खेत से हटा नहीं सकते, तो मालिक कौन होगा? दुकान में आप नियुक्त कर सकते हैं लेकिन दुकान से हटा नहीं सकते। वो कहते हैं वो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। कोई अपने आप को सेवक बता रहा है, प्रधान सेवक। बोले प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है। वो चौकीदार है, मालिक नहीं होते, चौकीदार। मालिक तो जनता है। और कितनी आसानी से आपकी चौकी जो है गायब हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही। आप जब विचार करके देखेंगे तो हर नेता अपने आप को जनता का सेवक बताता है। बोले मंत्री नहीं हो तो सेवक है, नेता नहीं सेवक है। हाथ जोड़ के वो लोग घूमते हैं और जनता को जनार्दन बताते हैं, जनता को भगवान बताते हैं। भगवान क्यों है? क्योंकि इसी को तो बेवकूफ बना के और कुर्सी मिलती है। तो भगवान ही है जो इतना बड़ा सोर्स दे रहा है उनको।
आप ये सब देख लो, आपको शिक्षा भी नहीं देंगे, आपको रोजगार भी नहीं देंगे। शिक्षा एक बार को दे भी देंगे तो रोजगार आपको नहीं देंगे। मूल रोजगार, समस्या पैसे की, जिंदगी आपकी रोजी से चलती है, इसीलिए उसका नाम जीविका है। जीविका माने होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। जब तक आपको यह आजीविका नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपकी तकलीफों का कोई अंत नहीं। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, तो आप हर चीज खरीद सकते हैं। शिक्षा भी खरीद सकते हैं, सुविधाएं खरीद सकते हैं, चिकित्सा खरीद सकते हैं, इलाज खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं। पैसे से सब कुछ होता है। इसीलिए मूल जो है, सनातन धर्म ने इसे देख लिया था और कहा था कि गृहस्थ आश्रम में 4 कर्म, 4 पद, 4 संपदाएं होंगी और 4 प्रकार की पात्रताएं होंगी। पात्रताएं क्या है? वरीयता, उन्होंने कहा, आपने उसे जातीयता में कन्वर्ट कर दिया। वरीयता माने होता है पात्रता, अर्हता। मेरिट क्रम, तो मेरिट माने होता है वरीयता सूची, उसी से वरीयता से वर्ण शब्द बना था। तो गृहस्थ आश्रम में 4 वर्ण, 4 कर्म, 4 पद और 4 संपदाएं बनाई गई। वर्ण कैसे तय होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में। शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, चेतनात्मक शिक्षा, 4 प्रकार की शिक्षाएं देके आपको, विद्याएं देके आपको 25 साल का विद्यार्थी जीवन दिया जाता है। विद्यारंभ संस्कार करा के 25 साल के लिए आपको विद्यालय भेज दिया जाता है। 25 साल में सब तय हो जाता है कि आपकी कौन सी पात्रता विकसित हो गई। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास, PQ, IQ, EQ, SQ। इसी को प्राचीन ऋषियों ने शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहा था। आप जातियां बना के बैठ गए। यह वरीयता क्रम था कि जिसका जो विकसित है। इसीलिए कहा गया जन्मना जायते शूद्र, जन्मता सब शूद्र ही पैदा होते हैं, क्योंकि शरीर ही पैदा होता है। शारीरिक क्षमता के अतिरिक्त आपके पास, और वो भी विकसित करनी पड़ती है, पैदाइशी नहीं होती। 25 साल मेहनत करके शरीर तैयार करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ काम करने लायक होते हैं। ठीक, स्पष्ट है? किसी को कोई शंका नहीं? तो जन्मना जायते शूद्र और संस्कारात उच्च वर्णता, संस्कारात द्विजुच्यते, दूसरे वर्णों की तरफ जाने के लिए आपको सुसंस्कारित होना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, संशोधित होना पड़ता है, सुविकसित होना पड़ता है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास करके बल, वाणी, व्रत, विवेक, 4 क्षमताएं पैदा होती हैं। चारों क्षमताओं से 4 कर्म होते हैं। कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, व्रत शक्ति, विवेक शक्ति। ये चारों चीजें आपको कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व के लिए क्रमशः पात्र बनाती हैं। क्रिया शक्ति से कृषि कर्म, वाक शक्ति से वाणिज्य कर्म और व्रत शक्ति से राज्य कर्म। व्रत होता है कि इन नियमों का पालन करेंगे, तो नियम दिए जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करना होता है राज्य का काम। राजनेता आपको नियम देता है और राज कर्मचारी का काम उसे लागू करना। तो इसका व्रत, शपथ दिलाई जाती है कि इन नियमों का तुम संविधान का पालन करोगे, इसके अनुसार ही सारी चीजें, जनता की रक्षा करोगे, जनता की सेवा करोगे। लोक सेवा आयोग इसी के लिए बनाया और सारा प्रशासनिक तबका सब लोक सेवा आयोग से नियुक्त करके और जनता की सेवा में लगा दिया जाता है। लोक सेवा, लोक माने जनता, लोक सेवा माने जनता की सेवा। कौन? ये दिए गए नियमानुसार। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। इसीलिए इन सब लोगों ने वो सनातन धर्म नष्ट किया, वर्ण व्यवस्था को खत्म किया, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट किया, पात्रता का विकास रोक दिया, 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में टाके, गृहस्थ आश्रम में आपके सारे संसाधन को छीन के अब बोले तुम नौकरी कर लो। तुमको घर घर में नौकर बनाया गया। चंद दबंगों ने सब चीज कैप्चर कर ली, सारे रिसोर्स कैप्चर कर लिए, तुम्हारी जमीनें छीन ली गई, तुम्हारी पूंजी छीन ली गई, माने भूमि, मुद्रा, कोष, विधान सब कैप्चर कर लिया गया और कहा गया तुम दास बनो, नौकर बनो, तुम कर्मचारी ठहरो। और उन्होंने अपने आप को अधिकारी बना दिया।
और ये ना समझो कि किसी जात विशेष के लोग थे, ना ना, वहां जो भी कब्जा कर लेता था उसी की तोती बोलती थी। मुस्लिम राजा कोई सब ब्राह्मण क्षत्रिय थे क्या? हा? ना ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जाति की डकैती भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लाठी की चलती। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसकी भैंस उसका लठैत। ये भी भैंस हो तो बल्ले बना देती है, लठैत तैयार हो जाते हैं। और लाठी मजबूत हो तो भैंस आ जाती है। तो लाठी से भैंस, और भैंस से माने मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी का क्रम शुरू हो जाता है। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, अन्ना हजारे कहते थे। तो समझ गए, न्याय ना हो तो लाठी की तूती बोलती। इसलिए न्याय नीति जरूरी है। राजनीति, लाठी और लठायतों का धंधा को राजनीति। न्याय नीति आए तो न्यायशील होगी अगर राजनीति, तो सुराजनीति हो जाएगी। राज्य को सुराज्य, और रक्षति वही राज्य, रक्षति इति राज्यम, जो रक्षा करे वही राज्य। जनता की रक्षा करेंगे नो, जनता के हिताधिकार सुरक्षित हैं? बताएं, क्या एक को शिक्षा मिल रही तो दूसरे को शिक्षा प्राप्त हुई? तो कौन उसका हित लूट लिया? राजकोष उसके हिस्से का कहां गया? शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, ये 4 सेवाएं प्रदान करना निःशुल्क रूप से सरकार का कर्तव्य है, न्यायपूर्वक, समान और उचित रूप से। ये चारों सेवाएं किसने प्राप्त की? वही जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो हर जात के उसमें शामिल, हर बिरादरी के शामिल, हर संप्रदाय के लोग उसमें शामिल। हर संप्रदाय का 5% आदमी दबंग है, लठैत और लाठीबान, उस लाठी के बल पे सब कब्जा किए हुए। और ये भी बता रहा है कि जब शासन तुम्हारा है, शासन पर कब्जा लाठी का, लठैत बैठे हैं उस पर। जनता को बताते हैं कि शासन तुम्हारा है, ताकि जनता ये समझी बैठी रहे कि हाँ राजा तो ही, बस राजकोष भर उनका, राजा तुम हो। क्या लीला है ना अद्भुत। इस राजनीति को आप समझ भर ले, इस लड़ने की जरूरत नहीं उससे, नहीं तो आप गुस्सा होकर उससे लड़ने में, लड़ना नहीं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी वार। कोई आक्रमण, कोई आतंक, कोई उपद्रव की जरूरत थोड़ी पड़ती। ये गलत फहमी में थे जो लोग आतंकी बने घूमते थे, जो लोग विरोध में लगे हुए थे। गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। अरे अंग्रेजों से भारत छुड़वाने की क्या जरूरत? फिर कहोगे मुगलों, अब आरएसएस कह रहा है मुगलों भारत छोड़ो। लगातार उनके आदमी सोशल मीडिया पर रातों दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब दूसरे गैर हिंदू से उनका क्या होगा ये भी नहीं बता रहे हैं। अब विचार करके देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिर मुगलों भारत छोड़ो, फिर अंत में आएगा कि अब सिखों भारत छोड़ो, फिर अंत में, इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं। कोई कहता है खालिस्तान बना लो अपना भैया, नहीं तो कहीं छुड़वा ना दे। तो वो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कोई मुसलमान कश्मीर की मांग कर रहा, फिर मुसलमान कोई और दूसरा राष्ट्र की मांग करेगा, फिर पहले पाकिस्तान मांग करके उधर बना लिया 47 में। हाँ, तो ये आप लोग कर क्या रहे हो? ये विभत्सता क्यों चल रही है? ये इसीलिए चल रही है, राजनीति कहती है डिवाइड एंड रूल। भारत पाकिस्तान 2 भाग में बांट लो, न्याय नीति लाओ, भारत पाकिस्तान मिल जाएंगे। चारों जनाधिकार दे दो। अगर पूरा पाकिस्तान भारत के साथ ना मिल जाए तो उनको बताना अपने आप, बिना एक थप्पड़ मारे किसी को, स्वेच्छापूर्वक हंसता हुआ पाकिस्तान भारत में खड़ा होगा और कहेगा भारत के समस्त कानून मुझे प्रिय हैं। एक एक जनता वहां की चिल्लाएगी, तालियां। करके देख लो, ना हो जाए तो बताओ। चारों जनाधिकार जनता के भारत सरकार दे दे। अगर बांग्लादेश भारत में विलय न कर ले तो बताना, जनता विलय हो जाएगी, वहां के राजा भर बचेंगे, वहां के सारे मृग भाग जाएंगे,
भाग के भारत के साथ कहेंगे हम भारत सरकार जिंदाबाद। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन सब जगहों पे क्या होगा? केवल कुर्सी और कुर्सी पर बैठे हुए लोग, कुछ लठाए, वो और बचेंगे, प्रजा गायब हो जाएगी। प्रजा कहेगी वो सब भारत के साथ, अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब पांडव चले, हाँ, पता चला कि इनको वनवास दे दिया गया है, तो सुना है आपने क्या हुआ था? वहां की प्रजा भी चल दी उनके साथ। उन्होंने कहा दुर्योधन के राज में नहीं रहे, वो जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको समझा बुझा के रोकना पड़ा। प्रजा चल पड़ेगी। एनडीएस की एक भी स्टेट में अगर सरकार बनती है, दूसरे स्टेट की जनता इस स्टेट से संबंधित हो जाएगी, कहेगी जहां है वहीं पर उसी सरकार के अंतर्गत बोले हम रहेंगे। एक किसी भी स्टेट में न्याय धर्म सभा की सरकार बना के देख लो, चाहे इस बार बना लो, जहां की जनता कहे हम तो ये लानिया सार्वजनिक तत्व बोल रहे हैं, करके देख लो। अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में अगर एनडीएस की सरकार के सारी जनता अगर समर्थक या उसके बनाए गए नियमों का अनुगमन ना करने लगे, तो आप बताना, वो कहेगी हम वहीं से, वो कहेगी हाँ शिक्षा तुम ही होगा, हम उनको शिक्षा दे भी देते हैं। अगर एक स्टेट में बना दो, एक उस स्टेट की ही प्रजा का नहीं, पूरे देश की प्रजा को हम शिक्षा देने के लिए राजी हैं, निःशुल्क 25 साल तक, पूरी एक स्टेट से भी, ये संभव है। एनडीएस के पास सब प्रस्ताव हैं, इसे असंभव बहुत बड़ा कोई कारनामा ना समझो। नीतियां बहुत प्रभावी होती हैं। राजनीति जिस दिन से राजनीति होगी, न्याय पर आधारित होगी, न्याय के सिद्धांत पर आधारित होगी, समुचित हिताधिकारों के वितरण पर आधारित होगी, उस दिन सबको शिक्षा, सबको रोजगार। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को, एक स्टेट से पूरी दुनिया को लोगों को शिक्षा और रोजगार दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे क्या ऐसा संभव है? थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बात सोच रहे होंगे। क्यों? आप लोगों को ऐसा लगेगा ये नीतिगत मामला है, ये सब संभव है, जो जो राजी हो जाएंगे सबको दे देंगे। पूरे देश के नागरिकों को पूरी शिक्षा और रोजगार सबको दिया जा सकता है, एक स्टेट के द्वारा भी। अब पूरे देश में सरकार हो तो क्या कहना, कितना व्यापक होगा इसका प्रभाव। एक भी आदमी कोई गरीब नहीं होगा, एक भी आदमी कोई मजबूरी में गरीब नहीं होगा। जानबूझ के कोई गरीब रहे, जेब से गड्डी निकाल के बाहर फटक दे, बोले अब हम गरीब, हाँ? तो बात अलग है। गरीबी प्रायोजित कार्यक्रम है, जबरदस्ती बनाया हुआ है। क्यों? जो आपका शोषक वर्ग है, आपका शोषण तभी कर सकता है जबकि आप उससे कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, बल में कमजोर हो, धन में कमजोर हो, संपत्ति में कमजोर हो, तभी आपका शोषण कर पाएगा। अगर आप उससे मजबूत हैं तो शोषण कैसे करेगा? इसलिए आपको कमजोर किया जाता है, आपको गरीब किया जाता है। गरीबों का ही शोषण जब भी होगा, गरीबों का ही होगा। कभी सुना आपने अमीरों का शोषण? अमीर का शोषण करने चले जाओ, तुम्हारी बिजली गुल हो जाएगी, करके देख लो। जो नली डालोगे उसमें ध्यान दोगे तो खून इधर से उधर जा रहा है कि उधर से इधर आ रहा है, तुम सोचोगे तुम चूस रहे हो उसका खून ना, तुम देखोगे नली में, देखो खून किस तरफ चल रहा है, चूसोगे तुम, जाएगा उधर, तुम हतप्रभ हो जाओगे देख के। पाइप में रक्त उसी तरफ बहेगा चाहे तुम जितना ताकत लगा लो। इसलिए तुमको कमजोर, डिवाइड करने से और कमजोर हो जाते हो। चार लोग मिलकर बैठे हो तो एकता में ही बल है, तो अब निर्बल और कमजोर बनाने के लिए क्या कहा? वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेलते हैं, इतने दिनों से खेलते।
वो आपको हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, वो आपको सिख ईसाई में बांटेंगे, वो आपको जैन बौद्ध में बांटेंगे, हाँ, वो आपको शैव वैष्णव में बांटेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि सारी प्रजा है और सबके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या चक्कर है, इसमें सिख ईसाई का क्या चक्कर है, इसमें नहीं। अरे जनता है, अजनता को शिक्षा मिलनी चाहिए। Why to divide? रूल करने के लिए, कब्जा, रूल नहीं करते हो, कब्जा करने के लिए। तो डिवाइड एंड रूल नहीं है, डिवाइड एंड कब्जा, कैप्चर। तो डिवाइड एंड कैप्चर, ये उनका षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र से बचें, नो डिवीजन, नो कैप्चरिंग। तो आप उनके भेदों के आधार पर उनके साथ राजनीति मत करो, चाहे जो जिस भेद का हो, चाहे छोटा है कि बड़ा है कि काला है कि गोरा है कि पतला है कि मोटा है, पगड़ी बांधता है कि पगड़ी नहीं बांधता है, कि टोपी लगाता है कि चोटी रखता है, कि जनेऊ पहनता है कि जनेऊ नहीं पहनता, इन बातों का कोई मतलब नहीं। ये सांस्कृतिक मुद्दे हैं, व्यवहारिक जगत में इनका कोई दखल नहीं है। व्यक्तिगत रुचियां हैं, किसी को जो अच्छा लगता है, किसी को गंगा नहाना है गंगा नहाओ, किसी को नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ो, किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है हनुमान चालीसा पढ़ो, इसकी तो स्वतंत्रता है। निजी चरित्र की स्वतंत्रता है। पारस्परिक व्यवहार जो है वो न्याय का विषय है। तो सांस्कृतिक स्वतंत्रता होती है और पारस्परिक व्यवहार की प्रतिबद्धता होती है। अब धीरे धीरे हमारी ही शब्दावली सब पार्टी को बोलनी पड़ेगी अगर वोट पाना है। हम जो कह रहे हैं हमारे प्रस्तावों पर ही बोलना पड़ेगा। अभी असम में शायद कांग्रेसियों ने भी घोषित कर दिया कि 200 यूनिट बिजली देंगे। अभी कहीं हम सोशल मीडिया पढ़े थे, पता नहीं खबर सही है क्या है, क्योंकि वहां तो ऐसे उड़नछू लोग भी डालते रहते हैं, लेकिन चल रहा है। जीविका पर भी राहुल गांधी का एक ट्वीट हमने देखा कहीं, तो अब जीविका शब्द इस्तेमाल कर। जीविका नहीं उपकार, ऐसा लिखा है, ट्वीट किया। अब उपकार की जरूरत, मैंने पुण्य मत करो, रोजगार दो, मदद मत करो। जीविका अधिकार है, उपकार नहीं। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल पब्लिक राइट। Education, employment, accommodation, protection, these 4 public rights are there, fundamental public rights. 4 fundamental public rights: education, employment, accommodation, protection. विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण, ये 4 पिछले 30 साल से लगातार हम इसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। चारों जनाधिकार सब सरकारों को भी दिया, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रही थी, क्योंकि उनकी लाठियों का शासन बैठा हुआ। पुलिस भी लाठी से ही आपसे बात करती है। आप कहीं भी देखिए, पुलिस को गाली देते हुए, पुलिस को लाठी मारते हुए, पुलिस को आपको जेल में ठूसते हुए, ये सब आप देख सकते हो। एनडीएस के सत्ता में आते ही ये सब खत्म कर दिया। जिस दिन पूर्ण बहुमत से बैठेगी और इसका जो भी विधेयक जरूरी है वो पारित करने के साथ ही पूरे देश से जेल समाप्त हो जाएंगे। पुलिस ना आपको गाली दे सकेगी, ना पुलिस आपको डंडा मार सकेगी, ना कोई पुलिस आपको हथकड़ी लगा सकेगी, ना कोई पुलिस आपको बेड़ी लगा सकेगी, ना रिमांड पे ले सकेगी, ना आपसे वो कोई कबुलवाने मार पीट के टार्चरिंग करके कबुलवा सकेगी। ये सारे उसके लठैत के जो अधिकार हैं ये सब समाप्त कर दिए जाएंगे। जेलों में किसी को बंद नहीं किया जाएगा। जस्टिस एट स्पॉट का सिद्धांत लागू होगा। न्याय नीति आने दो और देखो नजारा, एक भी कोई अपराधी नहीं मिलेगा। अपराध करने पर उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपको कोई जिसको हानि हुई है
उसकी हानि की भरपाई करना सरकार का काम होगा। दंड नीति समाप्त होगी। दंड एक कूटनीति है, ध्यान रखें। हमने दिया है प्रतिशुद्धि विधान, रिकवरी का, वसूली का विधान, कि जिसको जो हानि हुई है किसी के द्वारा आपराधिक कृत्य से, जिसको भी जो हानि हुई है उसकी भरपाई सरकार करेगी। 5,000 की किसी की चोरी हुई जनता की, वो 5,000 रुपए पहले सरकार को देना होगा उसको तुरंत। ऐसा नहीं कि 20 साल बाद फैसला होगा तब उसको जाने क्या होगा। आज उसको 5,000 रुपए सरकार देगी तुरंत, 1 घंटे के अंदर। उसको नुकसान हुए, जिम्मेदारी सरकार थी उसके धन माल की रक्षा करना। नहीं कर पाई सरकार तो ये फेल्यूर किसका है? सरकार का, पुलिस का। तो दे विल हैव टू पे 5,000 इमीडिएटली, जस्टिस एट स्पॉट। फिर इसके बाद वो दोनों का पक्ष सुना जाएगा। एक पक्ष जो चोरी करके भाग गया है ये माना जाएगा कि मतलब सही है, चोरी भाग गए हो अपराध करके, तो पुलिस ढूंढने नहीं आएगी। यही माना जाएगा कि जो जो कह रहा है ये सब सही कह रहा है पीड़ित पक्ष, और उसको सुन करके, और ये जो फरार है इसको सूचना दी जाएगी ईमेल पर, उसके फोन पर, कि 1 घंटे के अंदर आप अपना ये आके मामला निपटा लो, नहीं तो ये आपके खिलाफ 5,000 रुपए की रिकवरी। हाँ, 5,000 1 रुपए नहीं, केवल 5,000। सरकार को ये अधिकार होगा कि अब 5,000 रुपए की रिकवरी इस जो इसके लिए जिम्मेदार है अपराधी, उसके खाते से 5,000 रुपए काटे। अब मान लीजिए उसके खाते में 2,000 है तो 2,000 काटे 3,000 माइनस लिखेगा उसको। जब कभी भी वो कमाएगा और उसमें जमा करेगा तो 3,000 रुपए कट जाएंगे, और उसको पकड़ना नहीं, उसे चलने दो, तो जो कर रहा है उसे करने दो। एक सामान्य अपराध पर 3 बार में नागरिकता समाप्त होगी। एक बार पीला कार्ड, दूसरी बार लाल कार्ड, तीसरी बार काला कार्ड, बाहर, नागरिकता समाप्त, सारी सुविधाएं उसकी समाप्त। न उसे बस में टिकट मिलेगा, न उसे ट्रेन में टिकट मिलेगा, कहीं सब सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाएंगे, और उसको बाउंड्री जो है देश की, किसी बस्ती की, उसके सीमा के बाहर जंगलों में रहने की उसको अनुमति होगी, क्योंकि उसने वो जंगली हरकत कर रहा है। जैसे बंदर किसी का केला लेके भाग रहा हो, किसी का पैसा लेके भाग रहा। कमा के खाना न्याय, जिसका जैसा जितना जब कर्म हो उसका उतना वैसा तब उत फल उसको मिल जाना चाहिए, यही न्याय है। और अगर उतना नहीं चुका रहे हो तो यह न्याय है। कर्मानुसार फल का जो सिद्धांत है, इसे कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। जब ये न्याय नीति आपको स्पष्ट होगी तो आप समझ जाएंगे कि जीवन अनमोल है, जिंदगी सरल है, जनता के हाथ में शासन आने वाला है। अगर न्याय धर्म सभा सत्ता में आती है तो जनता को ये शासनाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। जनता अपने मतों द्वारा नेता, मंत्री, जज नियुक्त कर सकेगी और हटा भी सकेगी। मत एंटी अगर मत दे देंगे, किसी ने अविश्वास प्रस्ताव उठा दिया और मतदान हुआ तो बाहर हो जाएगा। इसी तरह से 12 वीटो पावर भी सुलभ होने वाली, कि वो प्रशासन में वीटो पावर, प्रशासन में 12 मताधिकार, 6 अधिकार उसके होंगे इनकी नियुक्ति के और इनकी निरस्त के, और 6 अधिकार होंगे नियम नीति निर्णय पारित और खारिज करने के। इस तरह से 12 मताधिकार और 12 निषेधाधिकार प्रदान किए जाएंगे और जनता का शासन आ जाएगा। यही न्यायशील नीति होगी, जो वर्तमान राजनीति कभी आपको यह अधिकार नहीं देगी। दुनिया की कोई राजनीतिक पार्टी यह अधिकार आपको देने के लिए इतने 200-300 सालों से चल रहा होगा लोकतंत्र दुनिया, लेकिन कहीं भी ये अधिकार जनता को नहीं दिए गए। सिर्फ इनको बता दिया गया है यही कि स्टील का बर्तन ही गिलास है, राजतंत्र ही लोकतंत्र के नाम से आपको परोस दिया गया है। तो जनता को जागरूक होने, अब शिक्षा बढ़ गई है तो सभी लोग जागरूक हो जाएं। पूरी दुनिया में जनता के जागरण की आवश्यकता है, जानकार होने की जरूरत है और जनता धन्य हो जाएगी। तो आप सभी को न्याय नीति की शुभकामनाएं और कुराजनीति
के समापन का आपके हाथों ही बिल्कुल बच सकता है। आप सभी न्यायप्रिय बने, न्याय के लिए ही वोट करें, न्याय धर्म सभा को एक बार वहां पहुंचा के देखें और ये सारे अधिकारों को प्राप्त करें। एक ही बार में ये वही अगर बहुमत से जनता आती है तो आपको महालोकतंत्र, द्वादश मताधिकार, द्वादश निषेधाधिकार प्राप्त हो जाते हैं और आप शासन प्रशासन आपके हाथ में आ जाता है। बस आप मालिक हो गए, हमेशा के लिए आजाद हो गए और ये लोकतंत्र आ गया। अभी तो राजतंत्र ही पूरी दुनिया में व्याप्त है लोकतंत्र के पाखंड से। तो आप सभी को आजादी मुबारक हो, जल्दी से आप सभी से प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी न्याय का प्रचार करें, जल्दी से जल्दी न्याय धर्म सभा को किसी भी स्टेट में पहुंचाएं, देश में पहुंचाएं, प्रदेश में पहुंचाएं, जहां भी पहुंचाएंगे वहां ये तुरंत उस क्षेत्र में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी। तो आज का समय चूंकि समाप्त हो रहा है तो इसके लिए अब यही विराम देना पड़ेगा।